कल हमने बात की क्लास 6 इतिहास के अध्याय 2 के पार्ट 1 पर। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 पर और हमने पार्ट 1 का एंड किया था बसने की प्रक्रिया पर। तो दोस्तों फिर से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए बसने की प्रक्रिया की बात हम करें तो ये 12,000 साल पहले यानी आज से 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? आज से 12,000 साल पहले। क्यों हुई? अब देखिए मैं यहाँ पे आपको रीजन इसका बता देता हूँ। 12,000 साल पहले ही बसने की प्रक्रिया का प्रोसेस समाज में किन किन परिस्थितियों से आया था। ठीक है, तो देखिए आज से 12,000 साल पहले पर्यावरणीय जलवायु में क्या हुआ? बदलाव आया। और बदलाव आने की वजह से उससे जब पर्यावरणीय जलवायु बदलाव आया तो उससे क्या हुआ? तापमान प्रभावित हुआ। ठीक है, क्या हुआ? तापमान प्रभावित हुआ। तापमान प्रभावित होने की वजह से क्या हुई? गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने की वजह से घास वाले मैदान बनने लगे। अब देखिए मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में आज से 12,000 साल पहले क्या हुई? जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, जलवायु प्रभावित हुई। जलवायु प्रभावित होने की वजह से वहां के तापमान पर इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तापमान प्रभावित हुआ। तापमान प्रभावित हुआ तो जो इसके आसपास का क्षेत्र था यहाँ पे क्या हुई? गर्मी बढ़ने लगी और गर्मी बढ़ने की वजह से इसी क्षेत्र में क्या होने लगे? घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे नर्मदा नदी है और यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं तो पानी की सुविधा भी यहाँ पर थी, तो इसलिए क्या हुआ? घास वाले मैदान बनने लगे। अब घास वाले मैदान यहाँ पे बने, मान लीजिए इस क्षेत्र में घास वाले मैदान बने तो इस क्षेत्र के जो जानवर थे, ठीक है, या फिर जो भी आरंभिक मानव थे वो क्या करने लगे? यहाँ से यहाँ आने लगे। ठीक है, क्योंकि भाई उनकी जो आवश्यकतापूर्ण वस्तुएं थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है, तो वो इस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पे आने लगे। और यहाँ पे जो आरंभिक मानव करते क्या थे? आखेट करते थे। सब मैं आपको डिटेल से बताया। तो यहाँ पे उनको आखेट के लिए जानवर या पशु भी आवश्यकता पूर्ण मिल जाते थे। ठीक है, उनकी जरूरत के मुताबिक बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपलब्ध थे क्या? जानवर। ठीक है, आखेट करने के लिए। और खाद संग्रह करते थे। वो क्या करते थे? खाद संग्रह करते थे। तो खाद संग्रह करने के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो उनको यहाँ पे मिलने लगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानवरों की संख्या बढ़ती गई। आरंभिक मानव आते गए तो आरंभिक मानव की भी जनसंख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उनकी आवश्यकतापूर्ण वस्तु वो इसी क्षेत्र में उनको मिल जाती थी। तो यहाँ पे वे रुक कर रहने लगे और यहाँ पे जो जानवर थे उनसे आखेट करते थे, खाद संग्रह करते थे। ठीक है, तो अब 12,000 साल पहले क्या हुआ? जो यहाँ पे पशु थे, जो जानवर थे, लोग जैसे जैसे वहां पे रुके, क्योंकि भाई वहां पे जो सुविधाएं थी वो उनके लिए उपलब्ध थी, तो वो जानवरों पशुओं को देख रहे थे, उनके खाने पीने की जो साधन थे उनको। ठीक है, तो मतलब प्रजनन के बारे में उनको, वही पशुओं के जानवरों के प्रजनन के समय के बारे में उनको जानकारी हासिल हुई होगी। तो यहाँ पे फिर वो जब रुकने लगे तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? प्राकृतिक तौर से उपज हुई होगी। क्या हुई होगी? प्राकृतिक तौर से कोई भी पौधा उगा होगा तो उन्होंने उस पौधे के बारे में जानकारी हासिल की होगी। मान लीजिए यहाँ पे गेहूं का पौधा उग रहा है, मैं मानने की तौर पर बता रहा हूँ, गेहूं का पौधा उगा तो यहाँ पे वो रुके हुए थे, तो उन्होंने मतलब एक नया पौधा की जब वहां पे उन्होंने देखा तो उसके बारे में उनको जानकारी हासिल हुई होगी। फिर अगली बार फिर वहां पे उगा होगा तो फिर उनको पता चला होगा कि पौधा धीरे धीरे क्या होता है? उगता है, उसको पानी की जरूरत होती है और भी बहुत सारे मतलब उसके लिए भी जो भी आवश्यकतापूर्ण वस्तुएं थी वो उनके बारे में उनको जानकारी हासिल की होगी। तो यहाँ से क्या हुआ? उन्होंने देखे जब जानवर वहां पे देखे तो जानवरों के जब बहुत सारे जानवर क्या था उन्होंने पालतू बना लिए। ठीक है, तो अब पालतू देखिए कैसे बनाए? यहाँ पे देखिए जैसे जानवरों के बारे में उनको जानकारी हासिल हुई। ठीक है, तो उनके प्रजनन के समय में उनको बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अहिंसक होते हैं। ठीक है, तो अहिंसक जानवरों को उन्होंने अपने मतलब पालना शुरू किया होगा। उनके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिली तो उन्होंने पाला होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे पौधे के बारे में जानकारी मिली तो पौधा उन्होंने आरंभ किया होगा। तो यहाँ से क्या हो गया? वो पशुपालक बन गए और कृषक बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वहां पे जो लोग थे वहां पे अब उन पौधे उगाने लगे। ठीक है, और पशुपालन करने लगे। तो भाई पौधे उगाने लगे तो उनको भाई एक स्थान पर रहना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने गेहूं बो दिया। ठीक है, तो गेहूं का पौधा उगा दिया, तो बीज रोपण कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अब उसमें टाइम लगता है, ऐसे तो है नहीं मतलब आज बोया तो कल वो रेडी हो जाएगा। उसमें 1 साल भी लग सकती है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितना उसका टाइम रहता है, जिस हिसाब से जिस पौधे को उगा रहे हैं तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग उनको उतना समय तक वहां पे रुकना पड़ता होगा। जैसे जैसे वहां रुके तो उनको क्या मतलब वो बसने लगे।
धीरे धीरे क्या लगे, बसने लगे। तो यहाँ पे जो बसने की प्रक्रिया में जो हमको इफेक्टेड जो फैक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, एक तो हो गया पशुपालक, ठीक है, एक हो गया कृषक, कृषि, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे मतलब बसने की प्रक्रिया की स्टार्टिंग हुई थी आज से 12,000 साल पहले। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका जो रीजन हमको मिल रहा है वो बदलती हुई जलवायु, जलवायु से इफेक्टेड हुआ क्या, तापमान, तापमान से गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने की वजह से जानवर एक स्थान पे मतलब घास वाले मैदान बने, घास वाले मैदान बनने की वजह से जानवर एक स्थान से उस स्थान पे आए जहाँ पे उनके लिए आवश्यकतापूर्ण वस्तु थी, तो वो उनको देखते रहे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, बसने की प्रक्रिया वहां पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो ठीक है, तो 12,000 साल पहले दुनिया भर में बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक बसने की प्रक्रिया में जो मेन रोल रहा है वो प्राकृतिक उपज का भी रहा है, ठीक है। तो देखिए जीवन शैली में भी परिवर्तन आया, भाई प्राकृतिक उपज आए तो जीवन शैली में तो परिवर्तन आ ही गया, इतना तो आप सभी जानते हैं। देखिए जीवन परिवर्तन क्या हो, पहले वो क्या करते थे, केवल आखेट करते थे और खाद संग्रह करते थे। क्या करते थे, आखेट करते थे और खाद संग्रह करते थे। लेकिन अब आखेट भी कर रहे हैं, खाद संग्रह भी कर रहे हैं और भोजन उत्पादन भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों उन्होंने आरंभ कर दिया, ठीक है। तो जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, सीधी सी बात है। अब देखिए एक और चलते फिरते खाद भंडार। अब चलते फिरते खाद भंडार क्या थे, देखिए ये जो मतलब जानवर थे ना, पशु थे जिनका वो आखेट कर रहे थे, ठीक है, जिनका आखेट कर रहे थे वो ही क्या थे, वो ही चलते फिरते खाद भंडार थे। जानवर यानी पशु वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उनके साथ साथ आखेट करने के लिए आरंभिक मानव जाते थे, मतलब चलते उनके साथ साथ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे आखेट करने के लिए। तो चलते फिरते हो गए ना, तो चलते फिरते खाद भंडार, भाई चलते फिरते उनको एक उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तब जाके वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनसे, यानी भोजन एकत्रित कर रहे हैं, भोजन का भंडार बना रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे चलते फिरते खाद भंडार हो गए, कौन मतलब जो पशु हो गए, जानवर हो गए, जिनका वो आखेट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसा अब उन्होंने उनको पशुपालक बन गए, जब वो पशुपालक बने तो पशुपालक जब बनने लगे तो उनको प्रजनन समय के बारे में तो उनको जानकारी हो गई। उसके बाद उनको पता चला होगा कि दूध को भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है, ये भोजन के एक बहुत बड़ा स्रोत है, दूध बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो फिर उन्होंने दूध को स्रोत के रूप में, भोजन के स्रोत के रूप में यूज किया होगा। इस तरीके से दूध के बारे में उनको जानकारी हासिल की होगी कि भाई इस तरीके से मतलब भोजन को, दूध को भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है। अब देखिए स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे ये और देख लेते हैं। स्थायी जीवन की शुरुआत, बसने की प्रक्रिया तो भाई देखिए स्टार्ट हो चुकी थी आज से 12,000 साल पहले। तो यहीं से देखिए कुछ समय बाद स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। देखिए अब कैसे होती है कि झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं हमको बुर्ज होम में। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए बुर्ज होम पड़ रहा है कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ है, यहाँ पे मैं मैप में आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे पड़ेगा बुर्ज होम, ये कश्मीर हो गया, कश्मीरी इलाका, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे बुर्ज होम पड़ रहा है। तो यहीं पे बुर्ज होम में अवशेष मिले हैं झोपड़ियों और घरों के निशान के। किसके, झोपड़ियों और घरों के निशान के बुर्ज होम में अवशेष मिले हैं, जो कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। गड्ढे में नीचे घरों के अवशेष भी मिले हैं बुर्ज होम के अंदर। ये कहाँ मिले, बुर्ज होम में ही गड्ढे में नीचे घरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। गड्ढे में क्या होता था भाई, गड्ढा खुदा होता था और उस गड्ढे के अंदर घर बने होते थे। इस तरह के घरों के अवशेष कहाँ मिले, ये भी बुर्ज होम में मिले हैं। झोपड़ी और घरों के निशान कहाँ मिले, बुर्ज होम में, जो बुर्ज होम कश्मीर में, ठीक है। तो अब देखिए इन गड्ढों में जो घर होते थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग होता था, ठीक है। क्या होता था, इनमें उतरने के लिए गड्ढों के अंदर जो मकान बने होते थे, जो घर बने होते थे, उनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग होता था। और इन घरों को कहा जाता था गर्तवास। क्या कहा जाता था, गर्तवास। भाई जो मान लीजिए गड्ढे के अंदर जो घर बना हुआ है, उस घर को कहा जाता था गर्तवास, ठीक है। क्या कहा जाता था, गर्तवास। अब देखिए इन घरों में मतलब सबसे बड़ी सुविधा इनकी क्या थी, सुविधा मतलब किस टाइम इनको ज्यादातर यूज करते थे उस टाइम के लोग। देखिए ठंड के मौसम में सुरक्षा, ठंड से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह के घरों का उन्होंने यूज किया होगा। मान लीजिए भाई ठंड का मौसम है तो वो क्या कर रहे हैं, गड्ढे के अंदर घर बना दिया, उसमें रह रहे हैं, तो इस तरीके से वो ठंड के मौसम में सुरक्षा प्राप्त करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके उनको जो भी वहां के उस टाइम की जो भी जरूरत थी, उस टाइम उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया, घरों का निर्माण किया, ठीक है। घरों के अवशेष जो हमको मिल रहे हैं, जिनसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें पत्थरों के औजारों के बारे में, ठीक है। तो पत्थरों के औजारों के बारे में देखिए हम क्या कर रहे हैं, ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज से बहुत साल पहले, यानी कई हजार साल पहले ओखली और मूसल का भी प्रयोग होता था।
यहाँ पे क्या है, इसका प्रयोग मतलब जैसे अनाज पीसने के लिए हो गया, जो कि हम आज करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो इस तरीके के औजारों के अवशेष भी हमको मिले हैं। धार वाले औजार, देखिए बहुत सारे धार वाले औजार होते थे जिनसे मतलब जो आखेट करते थे ना, तो वो क्या करते थे, आग में मैंने बताया था जब आग की खोज की थी, खोज के बारे में बता रहा था, वो क्या करते थे, मतलब जो उन्होंने जानवर का जिसका आखेट किया उसको जब भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, तो क्या आग में भूनते थे उसके मांस को भूनने से पहले उनको क्या करना पड़ता था, उसकी खाल को उचीरना पड़ता था, यानी खाल को उतारना पड़ता था। खाल को उतारने के लिए वो क्या करते थे, धार वाले औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कार्य वो करते थे, ठीक है। धार वाले औजारों का यूज करते थे। तो धार बढ़िया कब बनती थी, जब उस औजार पर पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। मान लीजिए यहाँ पे उस टाइम में पत्थर का औजार बना दिया पैना, यानी पैना समझ रहे हो ना, धार वाला, तो धार उसकी तब बढ़िया बनती थी जब उस पे पॉलिश का प्रयोग कर दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पत्थर के औजारों के बारे में हम जान लेंगे। अब यहाँ पे हड्डियों के औजारों का भी प्रयोग हुआ था, ठीक है। उस टाइम हड्डियों का औजारों के प्रयोग के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब तो आप जानते हो, ये क्योंकि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, तो ये नया हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये, अब हम यहाँ पे एक हो गया भीमबेटका, ये और देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मैं मैप में आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक। तो इस मध्य प्रदेश में पड़ रहा है क्या, भीमबेटका। और इस भीमबेटका में जानकारी मिलती है हमको गुफाओं और कंदराओं के बारे में, ठीक है। कंदराएं और गुफाएं के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, भीमबेटका से मिलती है। यानी भीमबेटका में अवशेष मिले हैं गुफाओं के और कंदराएं के, ठीक है। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखें, इसको याद रखें। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम नवपाषाण युग की बात करें तो नवपाषाण युग के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पे नवपाषाण के बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नवपाषाण युग में क्या हुआ था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग का जो समय था, जो कार्यकाल था, वो कब से कब तक रहा है, ठीक है। वो समय पार्ट 1 में बता चुका हूँ, आप सब जानते हो, ठीक है। तो पुरापाषाण काल का समय कितना रहा है, कब से कब तक है, ठीक है, तो सब जानते हो आप। अब देखिए कपड़े भी बुनने लगे। अब देखिए नवपाषाण युग में क्या हुआ, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा और मिट्टी के बर्तनों को खाना बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। उसके साथ कपड़े भी बुनने लगे नवपाषाण युग में, ठीक है। तो जैसे कपास जैसे पौधों के बारे में जानकारी लोगों को मिली होगी उस टाइम, तो उन्होंने कपास से क्या हुआ, पौधे के बारे में जानकारी, कपास से कपड़े के बारे में उनको जानकारी मिली होगी, तो उन्होंने कपास से क्या किया, कपड़ा बुनना आरंभ कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कपड़े बुनने की जानकारी हमको मिल गई थी नवपाषाण युग में, मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के बारे में भी। अब देखिए मेहरगढ़ में मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया है और चैप्टर 2 में भी बता रहा हूँ। देखिए मेहरगढ़ में क्या हुआ, गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे आज से 8000 साल पहले। आज से 8000 साल पहले मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। अब यहाँ पे देखिए भेड़ बकरी और गाय बैल, यहाँ पे क्या है, भेड़ बकरी और गाय बैल को पालना भी आरंभ कर दिया गया था आज से 8000 साल पहले। और इसके बारे में यानी उस टाइम के लोग मेहरगढ़ के 8000 साल पहले, मेहरगढ़ में 8000 साल पहले लोग गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ कर चुके थे। उसके बाद वो भेड़ बकरी और गाय का भी पालना आरंभ कर चुके थे। यानी उस टाइम लोग कृषक भी थे और पशुपालक भी थे मेहरगढ़ के, ठीक है। तो मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे है, बोलन नदी के पास में, ठीक है। बोलन नदी के तट पर है और बोलन दर्रा भी इसी के पास में पड़ रहा है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए एक और खासियत यहाँ पे जो विशेषता है मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। भाई ये भी नोट रखें, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। प्रत्येक घर में 4 कमरे होते थे। प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे, 4 कमरे होते थे। इनसे 4 कमरों से इमेजिन किया जा सकता है कि उस टाइम भंडार के काम के रूप में इनको यूज किया जाता होगा कमरों को, ठीक है। तो भंडार के काम के रूप में उन कमरों को यूज किया जाता होगा। यानी चौकोर और आयताकार कमरों के अवशेष के बारे में जानकारी हमको मिलती है मेहरगढ़ में। अब देखिए मृत्यु के बाद की प्रक्रिया,
मेहरगढ़ के लोगों की मृत्यु के बाद यानी आज से 8000 साल पहले मृत्यु के बारे में लोगों की क्या प्रक्रिया थी या क्या आस्था थी, क्या थी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मृत्यु के बाद जीवन होता है, इस तरह की आस्था थी आज से 8000 साल पहले लोगों की कि भाई मृत्यु के बाद जीवन होता है। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। भाई उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो क्या करते थे, जब कब्र में दफनाते थे तो दफनाने के साथ साथ कुछ सामान रख देते थे। मान लीजिए बकरी रख दिया और या फिर और बहुत सारे बर्तन रख दिए मिट्टी के। तो उनका मानना था कि इन सब में मतलब जैसे उन्होंने बकरी एक शव के साथ दफना दी तो वो सोचते थे कि मतलब जब मृत्यु के बाद उनका जो दूसरा जीवन है वो उस टाइम उस जो उसके साथ जो बकरी दफनाई गई है उसको खाने के लिए यूज कर लेगा अपने अगले जीवन में। ठीक है, तो मृत्यु के बाद के जो जीवन की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की आस्था थी लोगों के। ठीक है, अब देखिए, कब्र में मृतक शव के साथ बकरी के अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ में। क्या मिले हैं? कब्र में मृतक शव के साथ बकरी के अवशेष मिले हैं। देखिए, अब यहाँ पे अन्यंत्र की हम बात करते हैं। देखिए, अन्यंत्र की बात करें तो फ्रांस में एक गुफा के बारे में जानकारी मिली है। इस गुफा की खोज आज से 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। भाई आज से 100 साल पहले फ्रांस में जो गुफा मिली है उसकी खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चित्र, इस गुफा में चित्र छपे हुए थे जानवरों के। ठीक है, जैसे जानवरों के चित्र मिले इस गुफा में, फ्रांस में जो हमको गुफा मिली उसमें जानवरों के चित्र थे, जैसे जंगली घोड़े का हो गया, ठीक है, गाय का, भैंस का, गेंडा का, रेंडियर का, बारहसिंगा का, सुअरों का आदि का चित्र मिला था फ्रांस में जिस गुफा के बारे में जानकारी मिली आज से 100 साल पहले। ठीक है, तो 4 स्कूली छात्रों ने इस गुफा की खोज की थी। देखिए, अब 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक की ये बनी हुई थी, इस तरह के वहां पे अनुमान लगाया जाता है। यानी जो ये गुफा थी फ्रांस में जिसके बारे में 100 साल पहले जानकारी मिली है, इसका निर्माण 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच तक हुआ है। ठीक है, तो लौह अयस्क और चारकोल का प्रयोग भी हुआ था। मान लीजिए जो गुफा थी उस गुफा के अंदर क्या था, चित्र बनाए गए थे जानवरों के। ठीक है, तो इन चित्रों को बनाने के लिए लौह अयस्क और चारकोल का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए, एक नवपाषाणिक पुरास्थल मैंने बताया आपको पार्ट 1 में पुरास्थल क्या होता है। तो नवपाषाणिक पुरास्थल है चतालह्यूक, ये तुर्की में पड़ता है। ठीक है, क्या है? चतालह्यूक, ये तुर्की में पड़ता है। ये एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो दूर दूर स्थानों से वस्तुओं को लाया जाता था। इस क्षेत्र में क्या था, दूर दूर क्षेत्रों से वस्तुओं को लाया जाता था। ठीक है, तो देखिए सीरिया से क्या लाया जाता था, सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था। यहाँ पे चतालह्यूक में जो कि तुर्की में पड़ता है, यहाँ पे सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था। लाल सागर से कोड़ियां लाई जाती थी। ठीक है, और भूमध्य सागर से सीपियां लाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सीरिया से तो लाया जा रहा है चकमक पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल सागर से लाया जा रहा है कोड़ियां, क्या लाल सागर से लाई जा रही है कोड़ियां और भूमध्य सागर से लाई जा रही है सीपियां। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे चैप्टर 2 के अंतर्गत। तो हमने अब चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूं कि अब सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को लाइक करो। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक